हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। यहां पर देखा जाए तो आज क्लास 15 ये है क्लास 15 और क्लास 15 के अंतर्गत हम देखेंगे अपने रिवीजन सीरीज को। उसके पूर्व में आपको बता दूं कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। समय क्यों है? आज से 45 दिन यूपी पीसीएस के द्वारा संचालित आरओ की परीक्षा है और आरओ की परीक्षा जो 27 जुलाई को प्रस्तावित है, आपसे 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। आरओ की परीक्षा आपके दहलीज पर खड़ी है और देखा जाए तो घटना चक्र के द्वारा जो आरओ की परीक्षा है इसको क्रैक करने के लिए रिवीजन सीरीज संचालित की जा रही है, जो 70 प्लस नंबर वाली सीरीज है। यहां पर देखा जाए 70 प्लस नंबर वाली सीरीज क्यों कह रहे हैं? इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी मिलान वाले सवाल आते हैं, कथन वाले सवाल आते हैं, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कितने जोड़े सही है, कितने जोड़े सही नहीं है, इन सबसे संबंधित जो सवाल आते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से इसको 70 प्लस नंबर वाली सीरीज कहा जा रहा है। क्यों? हर बार आपकी परीक्षा में ऐसा ही होता है कि लगभग जो 140 सवाल पूछे जा रहे हैं उन 140 सवालों में 70 सवाल ऐसे ही होते हैं। वो कथन वाले सवाल होंगे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इन सब बातों को समाहित करते हुए हर बार ऐसे 70 प्लस सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सबको कवर करने के लिए ये आरओ रिवीजन सीरीज जो है ये संचालित की जा रही है और ये वीडियो आपको मिल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर मिल रहा है, यूट्यूब के साथ साथ में ये ऐप पर भी मिल रहा है वीडियो। यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी समय है समीक्षा अधिकारी रिवीजन सीरीज ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 45 दिन शेष बचा हुआ है। आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज समीक्षा अधिकारी सीरीज के नाम से इसको जाना जा रहा है, जिसमें देखा जाए तो संपूर्ण जीएस का रिवीजन होता है। साथ साथ में यहाँ पर इसकी आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके 2 से 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ से जो हार्ड कॉपी है उसको डिस्पैच कर दी जाएंगी, फिर आपके एड्रेस पर डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका एड्रेस अलग अलग होता है, चेंजेस होते हैं थोड़ा सा उसमें। जो डिस्पैच तो हमारे यहाँ से 2-3 दिन बाद ही हो जाएगी, लेकिन डिले अगर हुआ तो सिर्फ डिलीवरी में इस तरीके से होगा कि आपका एड्रेस बहुत दूर का है। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ बैठे हुए हैं या रायपुर बैठे हुए हैं या कहीं अन्य बैठे हुए हैं, एमपी में बैठे हुए हैं, वहां से आपकी डिलीवरी है तो थोड़ा सा 1 दिन हो सकता है डिले हो जाए। अन्यथा हमारे यहाँ से 2 से 3 दिन के अंदर, जिस दिन समाप्त होगा 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ से किताबें डिस्पैच हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ज्वाइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता दूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है या पिन कमेंट चेक करिएगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइएगा। वहां से आप इस जो कोर्स है इसको आप सिर्फ 339 में अवेल कर सकते हैं, 15% ऑफ के साथ। ठीक है, 15% ऑफ के साथ 339 में अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप वैसे जाएंगे वेबसाइट से हमारे परचेज करेंगे तो यहाँ वेबसाइट पर देखिए आपको दिखेगा ये प्राइस जो आपको दिख रहा है ये 399 में दिख रहा है। ठीक है, और इसके पूर्व के वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, यहां पर देखिए। तो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जाइए लोगों के रिव्यू देखिए क्या दे रखा है, किस प्रकार से क्लासेस पढ़ाई जा रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। वीडियो है, फिर उसके बगल में पीडीएफ लगा हुआ है, ओपन करके देख सकते हैं, वीडियो प्ले करके देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर। डेमो तो फ्री होता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। फिर आगे देखा जाए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह हुए उन पर चर्चा की गई है। ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए उन पर चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखा जाए प्रमुख इतिहासकार 1897 क्रांति पे उनका क्या विचार था, इन सब पे चर्चा की गई है। तो ऐसे ही पूरा कोर्स देखा जाए तो हमारा डिजाइन किया गया है चार्ट के फॉर्मेट में, सारी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। और आज अपने इस क्लास 15 में देखा जाए ये है क्लास 15। ठीक, सॉरी क्लास 14 है ये। ठीक है, ये क्लास 14 है और क्लास 14 के अंदर हम लोग देखा जाए तो हम लोग भूगोल पे चर्चा करेंगे। भूगोल पे चर्चा करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब जनगणना इत्यादि पढ़ते हैं तो जनजातियां इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। विश्व की जनजातियां भी इंपॉर्टेंट है, भारत में पाई जाने वाली जनजातियां जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप यूपीपीसीएस 2022 का पेपर उठा के देखिए, 2023 का पेपर उठा के देखिए, जनजातियों से संबंधित सवाल आया। आरओ में पूछा है, 2021 का पेपर उठाइए, 2022 का पेपर उठाइए, 2023 का पेपर उठाइए, आरओ के पेपर उठाइए, जनजातियों से एक सवाल हर बार आपसे परीक्षा पूछा जाता है, कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है। अब आइए उसी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहले देखें, एक तरफ राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ जनजातियां दे रखी हैं। ठीक है, तो यहां आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बंजारा, लंबाडा, सुगाली, कुबी, बगाता, सवारा, चेंचू और बकला। ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये सब आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसको आपको याद करना होगा, जनजातियों को एक बार देखना होगा, याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, हर बार 1 नंबर का सवाल आता है। ठीक है,
तो याद रखना बंजारा, लंबाडा, सुगाली, कुबी, बगता, संवारा, चेचू, बकला, ये सब आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। बिहार में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? संथाल है, गोंड है, थारू है, उरांव है, खरवार है, बिरहोर है, कोरबा है, कोरा है, कोल है और हो। ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है? बिहार में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो गोंड, अगरिया, मुड़िया, अबूझ मड़िया, बैगा, कोरकू, सहरिया, परजा और परधान, ये सब जनजातियां कहाँ? छत्तीसगढ़ में। गोवा की बात कर लें तो वेलिप, गवाड़ा, सिद्धि, धोडिया, वर्ली, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती? ये सब गोवा में पाई जाती हैं। ठीक है। गुजरात में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चरना, रथवा, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती? ये सब गुजरात में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां गद्दी, बक्करवाल, ये सब जनजातियां कहाँ? गद्दी, गुजर, भोटिया, बेदा, लंबा, खाम्पा और डोम्बा, ये सब जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। गारा और किन्नौर, किन्नौर जनजाति भी ना है, किन्नौर एक प्लेस भी है हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है। आगे हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर में देखें तो बक्करवाल, गुज्जर, सिपसी, बोट, चांगपा, मोन, बेदा और चौपान, गद्दी, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती? ये सब जनजातियां जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। झारखंड की बात कर लें तो संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिरहोर, कोरवा, बैगा, नगेसिया, असुर, ये सब जनजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। कर्नाटक की बात कर ले तो वाल्मीकि, नैकड़ा, थेरवा, हक्की पक्की, इरुला, जेनुकुरवा, टोडा और वर्ली। अब यहाँ हक्की पक्की जनजाति है, जानते ही हैं, ये जो आदिवासी हेयर ऑयल लगा के सबके लंबे लंबे बाल, ठीक है, तो हक्की पक्की जनजाति वही है। पहले क्या करती थी? शिकार का कार्य करती थी, शिकार करती थी। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इन लोगों ने तेल बनाना स्टार्ट किया। हालांकि हक्की पक्की जो मूलतः निवासी है उनके द्वारा बनाए गए तेल असरदार भी होते हैं, लेकिन फिर होने लगे कालाबाजारी और नकली तेल मार्केट में आ गए। आगे हम बात कर लें केरल की बात कर लें तो यहाँ पे पनियन, ठीक है, मवलिन, ठीक, मविलन, सुमाली, इरुला नायर, डफरा, उराली, चेंचू और मोपला। मोपला विद्रोह के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती? केरल में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर भील, गोंड, अगरिया, बिजवार, प्रधान, खैरवार, कोल, कुरकू, सहरिया, ओझा, बैगा, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? और अगर जो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। फिर महाराष्ट्र के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। कुल जनसंख्या के परसेंटेज, जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसमें लगभग 20-21% के आसपास जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ महाराष्ट्र की बात कर ले तो कोली, भील, डुंगरी, गरसिया, वर्ली, पोलमा, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती? ये सब जनजातियां, पोमला जनजाति, ये सब कहाँ पाई जाती? महाराष्ट्र में पाई जाती। चलिए आगे देखें, उड़ीसा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खोंड, खोंड जनजाति, नरवली प्रथा, आप याद आ गया होगा आपको, मैंने पढ़ाया था इतिहास में, ठीक है। कोल्हा, गोंड, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खरिया, डोंगरिया और कोंध जनजाति, ठीक है। और कोंध आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, उड़ीसा में पाई जाती है। राजस्थान के बारे में चर्चा कर लें, सबसे पढ़ी लिखी जनजाति मीणा जनजाति, ठीक है। भील जनजाति, कोकना जनजाति, गरसिया, खारी, पटेलिया और सहरिया, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये सब राजस्थान में पाई जाती हैं। सिक्किम, भोटिया या भूटिया, बाईचिंग भूटिया का नाम जानते होंगे, फेमस फुटबॉलर बाईचिंग भूटिया, ठीक है। आगे देखा जाए लिंबू, लेप्चा और तमांग, ये लेप्चा आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आपका पीवाईक्यू है, और भूटिया आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, भूटिया आपका पीवाईक्यू है। चलिए तमिलनाडु के बारे में चर्चा कर लें। टोडा एक जनजाति है, इरुला, उरेली और कादर, यहाँ पर टोडा आपका पीवाईक्यू है, परीक्षा में पूछा जा चुका है मैच करने के लिए। यहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में सुगाली, लंबाडी, बंजारा, चेंचू, पहाड़ी रेड्डी, कुलिया और थोटी, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती? ये सब तेलंगाना में पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर जौनसारी, थारू, गोंड, सहरिया, खरवार, बुक्सा, पतरी जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड की बात कर ले तो यहाँ पर जौनसारी, अब जौनसारी के जहाँ जनजाति पाई जाती है बेसिकली देखा जाए तो देहरादून में एक जौनसार भाबर क्षेत्र है, वहां पर बेसिकली मूल रूप से जौनसारी जनजाति पाई जाती है। खुद को बताते हैं पांडवों का ये वंशज, पांडवों से संबंधित बताते हैं। थारू जनजाति के बारे में आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति पाई जाती है, बुक्सा, भोटिया और राजी, ठीक है। ये 5 जनजातियां जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो यहाँ पर संथाल, उरांव, भूमिज, मुंडा और लोधा, ये जनजातियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो आबोर, डफला और यहाँ
आपतामी, खोवा, गालो, मुम्बो, मिश्मी। अब यहाँ देखा जाए तो मिश्मी, आबोर, डफला, मीरी, ये सब पहाड़ियों के नाम भी हैं और पहाड़ियों के नाम पर वहां की जनजातियां भी हैं। जैसे गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है, पहाड़ी भी है, मेघालय में अवस्थित। ठीक है। असम की बात कर ले तो यहाँ बोरो, मीरी, कार्बी, ओंगलोंग, पठार आप जानते ही होंगे। कार्बी के नाम पर यहाँ देखा जाए जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है। राभा, कछारी, सोनवल, लुसाई, लुसाई पहाड़ियां भी है, लुसाई के नाम पर जनजाति भी है। आगे हम बात कर ले मणिपुर की बात कर ले तो यहाँ पर कुकी जनजाति आप जानते ही हैं। कुकी और मैतेई के बीच में झगड़ा चल रहा, कुकी और मैती। ठीक है। तो कुकी, तांगखुल, थाडो, नागा और मैठी। वही मैठी मैती आप समझिए इसको, मैठी मैठी कहते हैं या मैती कहते हैं। ठीक है। मैठी मैती दोनों कहते हैं। चलिए मेघालय के बारे में चर्चा कर ले तो गारो खासी जयंतिया मैंने आपको बता दिया, पहाड़ियां ही है। ठीक है। भोई जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है और मिकिर जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है। मिजोरम की बात कर ले तो यहाँ पर चकमा जो क्षेत्र है, चकमा क्षेत्र, वहां पर चकमा जनजाति, लाखड़ जनजाति और मीजो पहाड़ी यहाँ पर अवस्थित है तो मीजो जनजाति भी पाई जाती है, पावुई जनजाति पाई जाती है। नागालैंड की बात कर ले तो यहाँ पर नागा, ठीक है, नागा हिल्स यहीं पर है, कोयनका जनजाति पाई जाती है। कोयनका आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। और अंगामी, ये अंगामी आपके यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया था। ठीक, अंगामी जनजाति 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए त्रिपुरा के बारे में चर्चा करें तो रियांग, त्रिपुरी, जमतिया और चकमा ये जनजातियां कहां पाई जाती? त्रिपुरा में पाई जाती। अंडमान निकोबार आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से संबंधित सवाल आते हैं। अंडमानी जनजाति पाई जाती, निकोबारी जनजाति, सेंटिनलीज, जारवा, जरना, ओंजो, शोम्पेन, येरे, केडे, कोरा और टाबू। अब यहाँ जो शोम्पेन जनजाति है देखा जाए तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस शोम्पेन जनजाति ने पहली बार निर्वाचन में हिस्सा लिया था, निर्वाचन प्रक्रिया में पहली बार हिस्सा लिया था। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। दादर नागर हवेली की बात कर ले तो यहाँ पर कोकना जनजाति, वर्ली और धोडिया जनजाति पाई जाती है। उसी प्रकार से दमन दीव की बात कर ले तो यहाँ पर दुबला, वर्ली, धोडिया और बैकड़ा जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर संबंधित राज्य और राज्यों से जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे देखें भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ एक तरफ बंदरगाह का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दे रखी है। ठीक है। चलिए बात करें यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह, तो कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, हुगली नदी के बाएं तट पर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। पारादीप बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? ये उड़ीसा तट पर अवस्थित है। ठीक है। और न्यू मंगलूर बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? ये मंगलूर से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में अवस्थित है। न्यू मंगलूर बंदरगाह याद रखिएगा, न्यू मंगलूर बंदरगाह कहां पर? कर्नाटक में अवस्थित है और मंगलूर से 9 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। कोचीन के बारे में चर्चा कर लें तो वेम्बानाथ कयाल के मुहाने पर अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू या नाहवा शेवा बंदरगाह देखा जाए तो मुंबई पोर्ट जो था उसका जो मुंबई पोर्ट था उसका दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था नाहवा शेवा का। नवी मुंबई पनवेल के पास अवस्थित है। ठीक है। और यहाँ देखा जाए जो मुंबई बंदरगाह है मुंबई में अवस्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। ठीक है। मरमुगांव बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह जिसको अब यहाँ पर देखा जाए मरमुगांव बंदरगाह, ये कहां पर अवस्थित है? मरमुगांव बंदरगाह ये जुआरी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, गोवा में। कहां पर? जुआरी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। और यहाँ जो तूतीकोरिन वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट है, तूतीकोरिन बंदरगाह या वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट है, ये कहां पर अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है। चलो आगे देखें चेन्नई बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु में अवस्थित है, इसको बनाया गया है, खुद से नहीं बना हुआ है। ठीक है। एक प्राकृतिक बंदरगाह होता है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पर देखा जाए चेन्नई बंदरगाह जो है आपका पीवाईक्यू है, पूछा भी जा चुका है, ये कृत्रिम बंदरगाह तमिलनाडु में अवस्थित है। एन्नोर बंदरगाह के बारे में चर्चा करें तो इसको कामराजार बंदर पोर्ट यहाँ कहा जाता है, कामराजार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर अवस्थित है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है। विशाखापत्तनम पोर्ट के बारे में जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमुख बंदरगाह है उनके बारे में हमने जान लिया। अब आपके लिए एक सवाल है, आप ये बताइए वधावन पोर्ट, ठीक है, जिसको आप वाड़वद पत्तन के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं वाड़वड लिखा होता है, कहीं कहीं वधावन कहा गया है। ठीक है। तो अब बताइए वधावन पोर्ट जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट करके बताइए। चलिए हम दोआब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोआब के बारे में देखें तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोआब से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखें एक तरफ दोआब दे रखा है और नदी दे रखा है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसका दोआब कहते हैं। आब का मतलब जैसे पंजाब है ना, पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र जो होता है, 5 नदियों के बीच जो क्षेत्र होता है उसको पंजाब कहते हैं। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर देखें
बिस्त दोआब, ठीक है। बिस्त दोआब किन दो नदियों के बीच है? यहाँ पर व्यास और सतलुज के बीच है। बारी दोआब, बारी दोआब के बारे में चर्चा करें तो ये व्यास और रावी के बीच में है। रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच में है। चज दोआब चेनाब और झेलम के बीच में है। उसी प्रकार से देखा जाए सिंधु सागर दोआब तो झेलम चेनाब और सिंधु के बीच में है। झेलम चेनाब और सिंधु का जो क्षेत्र है उसको रचना दोआब कहते हैं। अब यहाँ सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे? या तो मिलान करने के लिए दे देगा, ठीक है, या तो आपसे मिलान करने के लिए दे देगा कि सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए, मिलाइए भैया बैठ के। या तो पूछेगा उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 3 दे देगा सुमेलित, 1 दे देगा जो सुमेलित नहीं होगा। और या तो आपसे सवाल दे देगा जिसमें 2 सुमेलित रहेगा, 2 सुमेलित नहीं रहेगा, या हो सकता है चारों सुमेलित रहे, या केवल 1 सुमेलित रहे, या केवल 3 सुमेलित रहे। और आपसे पूछेगा उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, ठीक है। तो ऐसे सवाल कैसे टैकल होंगे? जब आपको ये लिस्ट याद होगी तब टैकल होंगे। और इसको याद करने का तरीका यही है कि हमने एक बार आपको पढ़ा दिया और जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पीडीएफ को बार बार आप रिवाइज कर लें। 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन आपके 70+ नंबर वाली जो चाह है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। तो बिस्त दोआब जो है ये व्यास और सतलज के बीच अवस्थित है। बारी दोआब व्यास और रावी के बीच। रचना दोआब रावी चेनाब के बीच। छज दोआब चेनाब झेलम के बीच। सिंधु सागर दोआब झेलम चेनाब और सिंधु के बीच में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा करेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में, नॉर्थ से साउथ के क्रम में, नॉर्थ से साउथ के क्रम में। यहां पर देखा जाए आपसे अरेंज करने के लिए पूछ सकता है और पूछा भी जा चुका है। ये आपका पीवाईक्यू हुई है, ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू है। तो इस वजह से जानना जरूरी है, फिर से पूछा जा सकता है, दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहां पर देखा जाए सबसे नॉर्थ में कौन सी है? कच्छ की पहाड़ियां हैं। कच्छ की पहाड़ियों के बाद देखा जाए तो मांडव की पहाड़ियां हैं, फिर उसके बाद बरदा पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी है और गिर पहाड़ी है, ठीक है। सबसे नॉर्थ में कच्छ पहाड़ी, फिर उसके बाद मांडव पहाड़ी, फिर बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। देखिए एक तो अरेंज करने के लिए पूछ लिया, ठीक है, ये तो आप समझ गए। और दूसरी चीज आप अपने दिमाग में ये भी बैठा लीजिए कि कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी ये सब कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। हो सकता है इस प्रकार ना पूछे, दूसरा दे दे, एक तरफ पहाड़ियां दे दे, पहाड़ी, और दूसरी तरफ राज्य। अब इसमें से कोई एक उठा लिया, जैसे बरदा ही उठा लिया, बरदा उठा लिया, फिर उसके बाद इधर मसूरी लिख दिया, फिर उसके बाद यहां पर देखा जाए तो खंडाला लिख दिया, और इधर कोई और लिख दिया, और बोल दिया आपसे सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। तो जब ये लिस्ट याद होगी ना आपको कि उत्तर से दक्षिण का क्रम याद कर रहे थे कुछ और, ठीक, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, याद कर रहे थे कि उत्तर से दक्षिण क्रम, लेकिन साथ साथ ये भी देख लिया कि कौन सी पहाड़ियां हैं गुजरात में अवस्थित है। अब वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछा जाए, हो सकता है वो यहाँ पूछ लिया। अब बरदा याद था आपको कि बरदा गुजरात में है, उत्तर से दक्षिण क्रम याद किया था, मैच कर दिया, गुजरात कहीं लिखा हुआ है, एक सुमेलित कर दिया, एक ऑप्शन मिला। उसके बाद यहाँ मसूरी पता ही है उत्तराखंड में है, 2 ऑप्शन मिल गए, एलिमिनेट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से करना है, रिवीजन भी इसी प्रकार से किया जाता है कि एक काम करिए और उसके साथ साथ में जो मूल काम है उसको करते रहिए, साथ साथ में जो गौड़ काम है वो होते रहेंगे, ठीक है। तो रिवीजन भी ऐसे ही किया जाता है। चलिए आगे हम बात कर ले, यहाँ पर दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से संबंधित सवाल जैसा मैंने आपको बताया, या तो सुमेलित करने के लिए पूछ लेगा, या तो आपसे पूछेगा उपरोक्त में से कितने जोड़े सुमेलित हैं, कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, या उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे सवाल आपसे पूछे। तो यहाँ पर जो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत यहाँ देखा जाए ये केरल और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत जो है ये भी केरल और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है। कार्डामम जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं ये भी केरल और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है, ठीक है, फैला हुआ है केरल और तमिलनाडु में। पलानी पर्वत जो है, पलानी पर्वत कहाँ पर है? पलानी आंध्र प्रदेश में नहीं, ये पॉइंट याद दिमाग में बैठा लीजिए, पलानी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ना ही केरल में है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में पड़ता है। सेवराय पहाड़ियां अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं, आंध्र प्रदेश टिक कर देते हैं। सेवराय पहाड़ियां कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर? सेवराय तमिलनाडु में अवस्थित है। जवादी की बात करें तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में अवस्थित है। उसके बाद हम पालकोंडा की बात कर लेते हैं। पालकोंडा आपका पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। वेलीकोंडा, पालकोंडा, फिर उसके बाद नल्लामलाई, इन सब के बारे में सवाल आ चुका है। यहाँ पर देखें तो वेलीकोंडा पर्वत जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नल्लामलाई पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? नल्लामलाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अवस्थित है। कहाँ पर? नल्लामलाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अवस्थित है। चलिए अब यहाँ पर पूर्वी घाट
जब पूर्वी घाट के बारे में चर्चा हो रही है तो यहां पर देख लेते हैं, और ये सवाल आपके 2019 में आया था। दो 2019 का यूपी पीसीएस प्री का ये सवाल है, पूछा गया था आपसे सवाल, पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में आपको सेट करना था, और ये तमिलनाडु वाला पूछा था। ठीक है, तमिलनाडु वाला उसने क्या पूछा था, बेसिकली उसने दोनों को मिक्स कर दिया था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को दोनों को मिक्स कर दिया था। ठीक है, उसने ऑप्शन में क्या क्या रखा, उसने नल्ला मलाई रखा था। ठीक है, यहाँ पर नल्ला मलाई, पालकोंडा, शेवाराय और सिरुमलाई पहाड़ियों को रखा था। सवाल में आपसे पूछा था। फिर वेंकटेश, जो भगवान वेंकटेश के मंदिर है उसके बारे में सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्वी घाट के जो पर्वत है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। ठीक, और उस क्रम को देखते हुए अगर हम सॉल्व करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। फिर वेलिकोंडा अवस्थित है। फिर उसके बाद देखा जाए पालकोंडा और नागरी पहाड़ियाँ, जो नगरी पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये सब आंध्र प्रदेश में। याद रखिए, एग्जाम में पूछ ले, मैंने आपको बताया ना, जैसे पूर्व में बताया गुजरात वाली, वैसे इसको याद रखिए। हो सकता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ ले, हो सकता है दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछ ले, हो सकता है सुमेलित करने के दे दे और उसमें एक ऑप्शन वेलिकोंडा भी रहे, पालकोंडा या नागरी भी रहे। तो नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये सब तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पर जो नगारी लिखा हुआ है, नगारी पहाड़ी, अचानक से दे दे नगारी पहाड़ी, तो आप जैसे वेलिकोंडा, पालकोंडा, तो आप समझ जाए कि साउथ का है, ऑप्शन में कोई और साउथ के स्टेट नहीं है, तो आप तुक्का मार सकते हैं। लेकिन अगर लिखा है नगारी पहाड़ी फिर आप तुक्का मार रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क होगा। ठीक, तो याद किए रहिए, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी। ठीक है, चलिए तमिलनाडु में चर्चा करें तो तमिलनाडु में जवादी, जो जवादी पहाड़ी है कहाँ पर अवस्थित है, जवादी, शेवाराय, पंचमलाई और शिरुमलाई पहाड़ी, ये सब अवस्थित है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, शिरुमलाई पहाड़ी भगवान वेंकटेश यहीं पर अवस्थित है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, जहाँ से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे मिलान में पूछे चाहे जिस प्रकार से पूछे, सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर उत्तराखंड में अवस्थित प्रमुख जो संगम है विष्णु प्रयाग जो है, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से कौन सी यहाँ पर देखा जाए प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। और जब पिंडार नदी, ठीक है, पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती है तो कौन सी बनती है, बनती है कर्णप्रयाग। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अलकनंदा आगे बहते हुए जब मंदाकिनी आके उसमें मिलती है, मंदाकिनी आके मिलती है तो कौन सा यहाँ पे प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है, और उसके बाद अलकनंदा आगे बहती रहती है और भागीरथी जब आके उससे मिलती है तो कौन सा यहाँ पे प्रयाग बनता है, तब बनता है देवप्रयाग। ठीक, और ये पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आपका पीवाईक्यू है, उत्तराखंड में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है, आरओआरओ में पूछा जा चुका है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यहाँ पर देखा जाए तो सारा कंटेंट जो आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है वो पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स है उन्हीं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ भी नहीं परोस दिया जा रहा है कि कुछ भी आपके समक्ष रख दिया कि भैया रटो, रटो नहीं। जो जेन्युइन है, जो रटने लायक है, उसको आप रटो। जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वहां से संबंधित सवाल आते हैं, एग्जाम में आप उनको टैकल करके अच्छे नंबर पा सकते हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए विष्णु प्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा, कर्णप्रयाग, पिंडार अलकनंदा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा के संगम पर, और देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर अवस्थित है। आगे देखा जाए, यहाँ पर देखें तो मृदा के पोषक तत्व और पौधों तथा उनके कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में उनके क्या कार्य हैं, और ये देखा जाए आपके एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। जो आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है ना, एग्रीकल्चर के जो टॉपिक हैं उनको भी हम ज्योग्राफी में ही कवर किए ले रहे हैं, अलग से कवर उसको नहीं करेंगे, ज्योग्राफी में ही उसको समाहित करते हुए कवर कर लेंगे, तो आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और जो फसलों की किस्म है, फसलों की किस्म के लिए आप परेशान मत होइए, जो शॉर्ट वीडियो आते हैं ना, शॉर्ट वीडियो कल भी आपने देखा, जो भारत की तटरेखा में परिवर्तन है उससे संबंधित एक शॉर्ट आया था, ना देखा हो तो जाके देखिए, यूट्यूब पर शॉर्ट के माध्यम से उनको कवर किया जा रहा है। वैसे ही जो इंपॉर्टेंट फसल है, फसलों को भी शॉर्ट के माध्यम से कवर कर दिया जाएगा, जो उसके फसल है और फसलों की जो प्रजातियां हैं उनको वहां से कवर कर लीजिएगा। फास्फोरस के बारे में एक तरफ तत्व दे रखा है, दूसरी तरफ उसका कार्य दे रखा है। फास्फोरस किस लिए यूज होता है पौधों में, तो जड़ों के विकास के लिए, ऊर्जा संग्रहण के लिए और शीघ्र फल पकने में फास्फोरस सहायक होता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन किस प्रकार सहायक होता है पौधों में, तो वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है। पोटेशियम है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा पानी का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है पौधों में। कैल्शियम देखा जाए तो कोशिका संरचना एवं विभाजन में सहायक होता है पौधों में। सल्फर का देखा जाए तो पौधों में प्रोटीन और तेल निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, पौधों में प्रोटीन निर्माण में सहायक है सल्फर। मैग्नीशियम की बात कर लें तो पौधों में
लोहे के अवशोषण में सहायक होता है तथा क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। क्लोरोफिल में मूल रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है। आप बायोलॉजी का पूर्वावलोकन उठा के खोलिए, ठीक है। जब मैं आपसे कहूं पीवाईक्यू तो आप चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। पीवाईक्यू है, हो सकता है ईयर चेंज हो जाए, मैं 21 बोल रहा हूं, हो सकता है 22 में पूछा गया हो या 19 में पूछा गया हो, 17 बोल रहा हूं, हो सकता है 16 में पूछा गया, लेकिन पूछा गया है। सवाल आए हुए हैं, वही सवाल आपको यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। बायोलॉजी का आप पूर्वावलोकन उठाइए, साइंस का पूर्वावलोकन उठाइए, बायोलॉजी सेक्शन खोलिए और वहां पर जो प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर है, उस प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर को खोलिए। वहीं पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है क्या? ऑप्शन 4 दे रखा है वहां पर, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम जो है सही ऑप्शन है। आयरन जो होता है ये पौधों के श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन में सहायक होता है। मॉलिबेडनम जो होता है ये दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें सहायक होता है मॉलिबेडनम। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण विटामिन B12 के निर्माण में सहायक है। साथ ही साथ जो सोडियम है ये पौधों में सूखा प्रतिरोध में वृद्धि तथा स्टोमेटा के खोलने में सहायक है। जो स्टोमेटा खुलता है, पौधों का रंध्र जो होता है वो खुलने और बंद होने में सहायता करता है। कौन? यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम। और जिंक जो होता है, जिंक क्या करता है? तो एंजाइम सक्रियता व प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा की जाती है? जिंक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर मृदा और पोषक तत्व, मृदा के पोषक तत्वों के बारे में तथा पौधों में उनका क्या प्रयोग हो सकता है या क्या प्रयोग होता है, किस लिए सहायता, कैसे सहायता करते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। आगे हम देखें यहाँ पर तो वनस्पतियों पे चर्चा कर लेते हैं। वनस्पति, अब यहाँ वर्षा की मात्रा के आधार पर वनस्पतियों को बताया गया है, ठीक है। वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर वनस्पतियों का प्रकार और प्रमुख वृक्ष कौन कौन से, उन पर चर्चा की गई है। जब वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वहां पर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां हैं उनकी विशेषता यह है कि वहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना है, बांस है, ठीक है। जो बांस होता है एक प्रकार की घास है, ये पेड़ नहीं है। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए कि जो बांस होती है वो घास है, पेड़ नहीं है, ठीक है। तो आपके परीक्षा में पूछा भी जा चुका है यहाँ से संबंधित सवाल, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है, आप उठा के देखिए, ज्योग्राफी उठाइए, ज्योग्राफी की बुक खोलिए पूर्वावलोकन, और उसमें देखिए पूछा जा चुका है जो वनस्पतियों के प्रकार है निम्नलिखित में से रोजवुड, सिनकोना, महोगनी इत्यादि वनस्पतियां हैं। 4 ऑप्शन रहेगा वहां पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, फिर उसके बाद में जो अन्य होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन या अर्ध सदाबहार वन, तो वहां पर टिक करना होगा आपको। अब वो टिक कैसे होगा? जब ये चार्ट याद होगा, ठीक है। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों के लिए। और आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस एक प्रकार की घास जो है, ये सब प्रमुख वृक्ष है कहाँ की? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। आगे हम चर्चा करें, यहाँ पर अर्ध सदाबहार वनस्पति की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। साइडर, होलक, कैल इसकी मुख्य प्रजातियां हैं, ठीक है। मुख्य प्रजातियां हैं साइडर, होलक, कैल, ठीक है। चलिए आगे देखें। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति होती है वहां पर क्या होता है? यहां पर देखा जाए तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सागवन, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत ये सब वनस्पतियां जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? ये सब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाती है। आगे देखें, जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां या उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां सवाना तुल्य वाली पाई जाती हैं। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष जो है इंपॉर्टेंट है? तेंदु है, पलास है, अमलतास है, बेल, खैर और एलेक्सवुड। ये सब वनस्पतियां जो है, वृक्ष है जो है, ये शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जो वनस्पतियां होती है उनके उदाहरण है। और यहाँ पर क्या होता है? 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की मात्रा पाई जाती है। और वहीं पर जो शुष्क कटीली वनस्पतियां होती है जिनमें नीम, खजूर, बबूल इत्यादि उगते हैं, वहां पर वर्षा की मात्रा जो होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। और जो सवाना वनस्पति होती है इसमें छोटे वृक्ष या घास होते हैं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा देखा जाए तो 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। तथा जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है जिसमें अकासिया, नागफनी इत्यादि सम्मिलित है, वहां पर बात करें तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये वनस्पतियों के प्रकार हमने देखने का प्रयास किया। अब यहाँ देखा जाए विभिन्न फसलें और उन पर लगने वाले जो रोग हैं, फसलों में जो होने वाले रोग हैं, उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जो गेहूं है,
गेहूं में अनावृत कंडुआ, ठीक है, सेहू, रसर और गेरुई या रतुआ रोग होता है। गेहूं में कौन से लगने वाले रोग हैं, गेहूं के रोग कौन कौन से हैं, जाने रहिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अनावृत कंडुआ, सेहू, यहां पर देखें तो रसर और गेरुई या रतुआ, ये सब किसके हैं, ये सब रोग हैं गेहूं के, ठीक है। आगे देखा जाए खैरा, खैरा किसकी कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है, याद रखिएगा। खैरा जो है ये जस्ते की कमी से होने वाला रोग है और धान का रोग है। किसका है ये, धान का रोग है, ठीक है। उसी प्रकार देखें तो शीत झुलसा, ये भी धान का रोग है, शीत झुलसा। पत्तियों का भूरा धब्बा लगना, पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, ये भी धान का ही रोग है। मक्के की चर्चा कर लें तो यहां पर तुलिसिता रोग, पत्तियों का झुलसा रोग और मूंगफली टिक्का, ड्राई रूट रोट, यहां पर देखें तो ड्राई रूट रोट, ये सब किसका है, ये सब मक्के का रोग है, ठीक है। सोयाबीन की बात कर ले तो सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग होता है। कौन सा, पीला चित्रवर्ण रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, परीक्षा में आपके ऑप्शन दे दे 4, सोयाबीन, बाजरा, गन्ना, ज्वार, आप टिक कर देना आंख बंद करके, सोयाबीन का रोग है पीला चित्रवर्ण रोग, ठीक है। चलो आगे हम बात कर ले यहां पर बाजरा के बारे में, अरगट, हरित बाली, ठीक है, और कंडुआ, ये सब किसके रोग हैं, ये सब बाजरा के हैं। अरगट, हरित बाली, कंडुआ, ये सब बाजरा के रोग हैं। गन्ने में रेड रॉट लगता है, रेड रॉट जो है ये गन्ने का रोग है, ठीक है। और कंडुआ बेसिकली देखा जाए तो ज्वार जो होता है, ज्वार में कंडुआ लगता है, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये येलो मोज़ेक वायरस जो है, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पीला चित्रवर्ण रोग सोयाबीन में होता है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना अपने दिमाग में रिवीजन के माध्यम से बिठाते रहिए, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। अब यहां पर देखा जाए विश्व में स्थानांतरण जो कृषि होती है उनका स्थानीय नाम, स्थानांतरित कृषि के बारे में आप जानते हैं कि जनजातियां हैं या वहां की जो मूल निवासी हैं वो क्या करते हैं, कोई जमीन है उपजाऊ है, जब तक खेती किया, ऊसर हो गई, छोड़ के चले गए, दूसरी जगह खेती करने लगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ गए, उपजाऊ है, खेती किया, पता लगा ऊसर हो रही है, उपजाऊपन कम हो रहा है, छोड़ दिए, जला दिए, खत्म कर दिए, आगे चले गए। तो इस प्रकार जो स्थानांतरित कृषि होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब उनको विश्व में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है और भारत में भी अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आइए पहले विश्व का देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में जब हम देखेंगे तो वहां भारत में चर्चा करेंगे। यहां देखा जाए स्थानांतरण जो कृषि है उनके स्थानीय नाम और क्षेत्र या देश का नाम दे रखा है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। सवाल यहां से बनता है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है, पीवाईक्यू आप उठा के देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो वहां पर सवाल आए हुए हैं। सबसे पहले देखें जो स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है रे, ये रे कहां पर प्रचलित है, रे वियतनाम में, ठीक है। और ताबी के बारे में चर्चा करें, ताबी कहां पर, मेडागास्कर में प्रचलित है। फिर बात करें मसोले, जो मसोले है ये कहां पर, जायरे नदी घाटी, जो कांगो की जायरे नदी घाटी है वहां पर प्रचलित है ये स्थानीय कृषि, ठीक है, स्थानांतरण कृषि है। फंग की बात कर ले, जो फंग है, फंग कहां पर, भूमध्य अफ्रीकी देश, ठीक है, भूमध्य अफ्रीकी देश जो है वहां पर प्रचलित है फंग। अब यहां से संबंधित सवाल कैसे आएगा, मिलान करने के लिए आएगा, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए, या उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, या उपयुक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, या उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट को याद कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो आप पेड हमारे मेंबर नहीं है, आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए लोगन के बारे में चर्चा कर लें तो पश्चिमी जो अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका में लोगन होता है स्थानांतरण कृषि, ठीक। चलिए आगे हम बात कर ले कोमिल, ये कोमिल कहां पर प्रचलित है, मैक्सिको में प्रचलित है। मिल्पा कहां पर प्रचलित है, यूकाटन और ग्वाटेमाला में प्रचलित है। जो यूकाटन प्रायद्वीप है और ग्वाटेमाला है वहां पर देखा जाए बेसिकली जो मध्य अमेरिका है वहां पर मिल्पा प्रचलित है। एकालिन कहां पर है, ठीक है, एकालिन के बारे में चर्चा कर ले तो ग्वाडेलोप, जो ग्वाडेलोप है वहां पर एकालिन प्रचलित है। मिल्लिया, मिल्लिया कहां पर, मैक्सिको और मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में मिल्लिया प्रचलित है। चलिए आगे देखें कोनको, ठीक है, कोनुको, कोनुको कहां पर, वेनेजुएला में प्रचलित है। फिर रोका, रोका कहां पर प्रचलित है, रोका ब्राजील में प्रचलित है। आगे बात करें चेतेमिनी, जो चेतेमिनी स्थानांतरित कृषि है वो कहां पर प्रचलित है, वो युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में प्रचलित है। उसी प्रकार से देखें काइगनी कहां पर प्रचलित है, तो काइगनी जो है ये फिलीपींस में प्रचलित है। उसके आगे हम बात करें तोनग्या, तोनग्या जो है ये म्यांमार में प्रचलित है, ठीक है।
चेना कहाँ पर प्रचलित है? ये श्रीलंका में प्रचलित है। लदांग कहाँ पर प्रचलित है? जावा और इंडोनेशिया में प्रचलित है। उसके बाद हम बात करें तमराई कहाँ पर प्रचलित है? ये थाईलैंड में प्रचलित है। कहाँ पर? थाईलैंड में प्रचलित है। हुमाह कहाँ पर प्रचलित है? हुमाह जावा और इंडोनेशिया में प्रचलित है। तो आज अपने इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया विश्व के प्रमुख स्थानांतरण कृषि स्थानीय नामों के बारे में जानने का प्रयास किया, विभिन्न फसल और उन पर लगने वाले रोगों के बारे में जानने का प्रयास किया, वनस्पतियां और वनस्पतियों के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास किया, वर्षा की मात्रा जो होती है उसको जानने का प्रयास किया, और प्रमुख जो वृक्ष होते हैं कौन से वृक्ष किस वनस्पति से संबंधित है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या जो अन्य वनस्पतिक क्षेत्र है उनसे संबंधित, सबको जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ देखा जाए तो मृदा के पोषक तत्व और पौधों में उनके उपयोग को जानने का हमने प्रयास किया। उसके बाद उत्तराखंड में जो प्रमुख संगम अवस्थित है उनको जानने का प्रयास किया। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण क्रम भी जाना, साथ साथ कौन सी पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है मिलान करने के लिए सवाल आ जाए तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, उसके बारे में भी जाना। दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में जाना, कहाँ है, किस राज्य में अवस्थित है, किन से देखा जाए किन किन राज्यों के बीच में वो फैली हुई है, इसको जानने का प्रयास किया। गुजरात की पहाड़ियों को जान लिया, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद हमने दोआब के बारे में जाना, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है दोआब, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। प्रमुख बंदरगाह भी देख लिए, और प्रमुख बंदरगाहों को देखने के साथ राज्यों से संबंधित प्रमुख जनजातियों को जानने का भी प्रयास किया। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आज हमने अपने इस वीडियो में लगभग 30-35 के मिनट का वीडियो है, और इस वीडियो में इतने टॉपिक पे हमने चर्चा की जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी टॉपिक के अंतर्गत। ज्योग्राफी टॉपिक की हमारी जो क्लासेस है वो अनावरत रूप से ऐप पर चल रही हैं। ठीक है, और ये क्लास देखा जाए तो डेमो के तौर पर बीच बीच में, डेमो के तौर पर क्या कि हमारे कुछ लोग यूट्यूब पर लगातार अनावरत रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर यूट्यूब भी हमारी कम्युनिटी है, तो यूट्यूब कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। भले ही पूरे क्लासेस जो है यूट्यूब पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि कुछ वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐप पर तो जाती रहे, ऐप पर जाने के साथ साथ यूट्यूब पर भी आती रहे, जिसका सभी लोगों को फायदा होता रहे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रही हैं। अगर आप पेड ग्रुप के हमारे मेंबर नहीं फिर भी आप अच्छे से रिवीजन करिए, वीडियोस ऐसे ही बीच बीच में आपके बीच में भी आती रहेंगी, और इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होते हैं शॉर्ट के माध्यम से तो आते रहेंगे, शॉर्ट्स को आप जरूर फॉलो करिए। ठीक है, जो फसलों की वनस्पतियां हैं, एग्रीकल्चर बेसिकली मेरा फोकस होगा कि जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक होगा वो शॉर्ट्स के माध्यम से ही कवर कर दिया जाए। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।